आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम डिटरमिन करते हैं प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स की तादाद की बेस पे और उन अमाइनो एसिड्स की तरतीब की बेस पे कि कोई भी प्रोटीन का मालिक्यूल है उसके अंदर कितनी तादाद में अमाइनो एसिड्स मौजूद है और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मौजूद है और वो किस सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, कौन सी उनकी अरेंजमेंट है। उस बेस पे हम हर एक प्रोटीन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। और ये जो शेप होती है प्रोटीन के मालिक्यूल की और उससे भी हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं उनकी शेप, मतलब कि क्या फोल्ड हुई हुई है, चेन्स या लॉन्ग चेन्स है प्रोटीन की, या एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोटीन का मालिक्यूल मौजूद है। उसी शेप की बेस पे हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं या डिटरमिन करते हैं। तो इसी बेस पे तीन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स की। आई थिंक फोर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटीन के होते हैं, यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स हैं। 4 तरीक़ों से प्रोटीन का मालिक्यूल ऑर्गेनाइज हो सकता है। सबसे पहला लेवल जिसे हम प्राइमरी या पहली स्ट्रक्चर जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो नंबर और सीक्वेंस अमाइनो एसिड का है वो एफ सांगर ने सबसे पहले डिटरमिन किया था और इसमें उसने अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमिन किया था एक प्रोटीन के मालिक्यूल में। आफ्टर 10 years रिसर्च, एफ सांगर ने 10 साल की रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जो इंसुलिन होती है विच इज़ अ प्रोटीन, ये कंपोज हुई होती है 51 अमाइनो एसिड्स से, और वो 51 अमाइनो एसिड्स 2 चेन्स में पर मुश्तमिल होते हैं। पहली चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये दोनों जो चेन्स हैं, एक 21 अमाइनो एसिड्स वाली चेन और एक 30 अमाइनो एसिड्स वाली चेन, ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं एक ब्रिज के ज़रिए, जो ब्रिज 2 सल्फ़र के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। सल्फाइड ग्रुप बीच में मौजूद होता है। और हीमोग्लोबिन की फिर अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन भी 4 चेन्स उसमें मौजूद होती हैं प्रोटीन्स की। 2 चेन्स अल्फ़ा चेन्स कहलाती हैं और 2 चेन्स बीटा चेन्स कहलाती हैं। हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी 2 अल्फ़ा चेन्स हैं तो हर एक अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और 2 बीटा चेन्स हैं तो हर एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो साइज़ है प्रोटीन के मालिक्यूल का, उससे हम अमाइनो एसिड की टाइप को डिटरमिन करके और कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं उनकी तादाद को मेजर करके हम प्रोटीन के मालिक्यूल का साइज़ भी डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स साइज़ में छोटे होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स बड़े साइज़ के होते हैं। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का साइज़ डिटरमिन कर लें और फिर उनकी तादाद डिटरमिन कर लें तो हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो भी पता लगा सकते हैं, हम लग सकता है। और तकरीबन ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये सारी प्रोटीन्स यूनिक अरेंजमेंट, यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनी हुई होती हैं, और वो अरेंजमेंट किन चीज़ों की 20 किस्म के सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के प्रोटीन्स बनाते हैं। और 10,000 प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की मौजूद हैं जो सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट से बनी हुई होती हैं। और ये सीक्वेंस जो है उसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अगर ऑर्डर को, उनके अगर तरतीब को हम डिटरमिन कर लें तो
हम जो है सीक्वेंस ऑफ जो सीक्वेंस है वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। मकसद ये है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम प्रोटीन किस तरह से अरेंज हुई है, ये अरेंजमेंट सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स जो अरेंज हुई होती हैं जिस तरतीब से, अगर वो तरतीब वो कोड की अरेंजमेंट का पता हो तो उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन के मालिक्यूल में अरेंज होते हैं। और अगर डीएनए के अंदर एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट एबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन बनने जा रही है उसके कोड्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की का ऑर्डर या उनकी तरतीब पे डिपेंड करती है प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स की तरतीब। अगर कोई भी अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर नॉर्मल जगह पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जिस फंक्शन के लिए उससे वो बनी थी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को आप देखते हो। सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन बीइंग्स में होती है, इस केस में अगर हम देखते हैं सिर्फ इस बीमारी में ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई एक अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर जगह पे मौजूद नहीं होता। जैसे हमने हीमोग्लोबिन का पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में की स्ट्रक्चर में 4 चेन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो 2 बीटा चेन्स में से किसी एक चेन में एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पे प्रॉपर मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन अपना काम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकती, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, जिस वजह से एनीमिया हो जाता है। और टोटल मिला के दोनों जो बीटा चेन्स हैं उनमें 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अपनी जगह से रिप्लेस हो जाता है, किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती और फिर इसके रिज़ल्ट में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हम सेकेंड टाइप में आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है अमाइनो एसिड्स की यूनिट्स के दरमियान, तो लातादाद अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हों तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम भी दे सकते हैं। प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर जो ये बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, ये जो है फ्लैट नहीं पाए जाते। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, कॉइल भी हो जाते हैं हेलिक्स में, यूजुअली कॉइल्ड हो जाते हैं इनटू हेलिक्स। और फिर हेलिक्स का आप डीएनए की स्ट्रक्चर में जैसे पढ़ते हो एक दूसरे के गिर्द, जैसे एक रस्सी, 2 रस्सियाँ आपस में एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई हो, तो इस तरह से ये एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए मालिक्यूल्स की चेन्स होती हैं डीएनए के अंदर। जैसे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी इसी तरह की शेप होती है प्रोटीन के मालिक्यूल की। और कॉमन सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम अल्फा हेलिक्स का नाम भी दे सकते हैं। और ये स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के गिर्द जो है वो स्पाइरल फॉर्म में, जैसे एक स्प्रिंग कॉइल्ड होता है उसी तरह से कॉइल हो जाती है, इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और ये यूनिफॉर्म एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हर एक टर्न जो है, हर एक टर्न 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद आता है। 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद अगला टर्न आ जाता है। तो ये हेलिकल टर्न को हम स्पाइरल बीटा प्लेटेड शीट, यानी ये जो बन जाती है एक स्पाइरल फॉर्म, उसे हम बीटा प्लेटेड शीट भी कहते हैं।
और ये पॉलीपेप्टाइड चेन वापस दोबारा भी आपस में दोबारा फोल्ड भी हो सकती है। जिस तरह से पहले एक चेन थी वो आगे गई, आगे से मुड़ के फिर वो वापस हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो पीछे की तरफ दोबारा मुड़ गई। एक पहले से कॉइल्ड चेन थी, फिर अगली एक और कॉइल्ड चेन उसके साथ हो गई। अब भी इसको टोटली इन दोनों को मिला के हम बीटा प्लेटेड शीट का नाम देते हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर है, टाइप है स्ट्रक्चर की, दैट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर। यूजुअली एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब बेंड हो जाती है और फोल्ड होती है अपने ही ऊपर, बार बार फोल्ड होने के बाद एक ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे ग्लोब होता है। और ये इसे हम टर्शरी कन्फर्मेशन या टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3 टाइप्स के बॉन्ड्स से बन सकती है। एक को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, यानी एक चेन की दूसरी चेन के दरमियान, एक चेन की दूसरी चेन के दरमियान जो वीक बॉन्डिंग भी होती है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और फिर एक चेन दूसरी चेन के साथ डाइसल्फाइड के ज़रिए भी, 2 सल्फ़र के एटम्स के ज़रिए भी ब्रिजिंग के साथ एक दूसरे से भी जुड़े हुए हो सकती है ग्लोब के अंदर। क्योंकि एक जैसे हम एक धागे को एक गोल गोल राउंड बॉल की तरह लपेटते हैं, उसी तरह से एक जो चेन है वो दूसरी के ऊपर लिपटेगी, तो 2 चेन्स का आपस में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी हो सकती है। इक्वस फॉर एग्जांपल इक्वस एनवायरनमेंट में अगर हम देखें, एक्वस एनवायरनमेंट होता है वाटर मीडियम। टर्शरी कन्फर्मेशन को अगर हम देखें तो हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो वाटर हेटिंग है, अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की वाटर के अंदर डाल देते हैं प्रोटीन को, तो फिर उसके जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे, वो अमाइनो एसिड्स जो वाटर जो पोलर नहीं है, वो उस टर्शरी स्ट्रक्चर के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के सेंटर में इनसाइड आ जाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, तो वो सरफेस मॉलिक्यूल की सरफेस पे आ जाएंगे। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की। और ये पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स जो होती हैं उन वो बार बार दोबारा आपस में मिलती हैं, और उनके मिलने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए इंटरेक्शन होता है और स्पेसिफिक अरेंजमेंट में ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। हीमोग्लोबिन भी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना सकती है, और ये रेड ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। और इनकी अब आगे स्ट्रक्चर्स, सारी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखें सिंपली अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ये सारे अमाइनो एसिड सिंपली जुड़े हुए होते हैं और इस तरह एक प्लेन में होते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें यही वाली चेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की थी वो कॉइल हो जाती है एक ही एक्सेस के गिर्द, जैसे एक स्प्रिंग होता है। उसके बाद फिर जो फर्दर इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कॉइल्ड दोबारा से वापस ये जो सिंगल स्प्रिंग था वो दोबारा कॉइल हो जाता है, ठीक है, कॉइल्ड अप हो जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स बार बार एक दूसरे के गिर्द जुड़ती हैं और उनके जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है।